हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सिलेक्शन में अपन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को रिवाइज करेंगे। दो चैप्टर्स हमने इकोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट या फिर रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिख रहा है। व्यूज भी कम आ रहे हैं, ना शेयर हो रहा है ना लाइक हो रहा है। तो देखते हैं कब तक अपन इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाते हैं, कब तक अपन को थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो सीरीज है कंप्लीट हो तो इसको शेयर करो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो चालू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को। इस फर्स्ट पेज में एनसीईआरटी की आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, वो है एडवर्ड विल्सन। ठीक है, इसके अलावा आपको स्पेस से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज आता है जो हमारे सेकंड पेज पे आते हैं, तो हम लोग को मिलता है तीन डाइवर्सिफिकेशन। हम लोग किस किस बेसिस पर डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे? तीन चीजें, एक है जेनेटिक, एक है स्पीसीज और इकोलॉजिकल लेवल पे। तीन लेवल पे हम लोग को डाइवर्सिटी देखना है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है एक प्लांट का, मेडिसिनल प्लांट का, जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटेरिया। पहला चीज तो ये याद रखना है कि रोवोल्फिया वोमिटेरिया जो होता है हिमालय में ग्रो करता है अलग अलग रीजन्स पे। ठीक है, अब अलग अलग रीजन्स पे ग्रो करने की वजह से इसका क्या है कि जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। जेनेटिक वेरिएशन के कारण अपने को इफेक्ट क्या दिखता है, जिसका एक एक्टिव केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है रिसरपाइन। उसमें क्या होता है, पोटेंसी और कंसंट्रेशन, इन दोनों के लेवल पे हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये पैराग्राफ से बस इतना याद रखना है अपने को। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या याद रखना है अपने को कि वेस्टर्न घाट्स जो है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है उसमें ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ज्यादा एम्फीबियंस का क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी की। मतलब अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हम लोग को स्पीसीज का, एम्फीबियन के स्पीसीज का दिखता है वेस्टर्न घाट में कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये चीज स्टेटमेंट वाइज में आपको पूछी जा चुकी है पहले। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, इसको क्या करता है कि वेस्टर्न घाट की जगह ईस्टर्न घाट में ज्यादा पाई जाती है ऐसा करके लिख देता है, तो इसको आपको इनकरेक्ट पहचानना होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अपन को क्या देखना है कि अलग अलग जगहों पे कितने सारे अलग अलग इको सिस्टम हमको देखने के लिए मिलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है कि इंडिया में फॉर इंस्टेंस अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स है, जैसे कि डेजर्ट है ना, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रूव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स है, श्रीज है, अल्पाइन मीडोज है। तो ये सारे ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमको इंडिया के अंदर दिखता है कंपेयर टू द स्केवेंडियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो ये वाला स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी अपने को याद रखना है। एज सच इस पूरे में अपने को कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है क्योंकि ये आया हुआ है कि रॉबर्ट मे ने वो क्या किया था, रॉबर्ट मे ने पूरे बायोस्फीयर के जो डाइवर्सिटी है उसको एक सम अप या फिर बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया था उसका 7 मिलियन। ठीक है, तो ये 7 मिलियन जो है आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, राइट। तो 7 मिलियन है, याद रखिएगा। इसमें ग्लिच क्या करता है, ये बिलियन कर देता है। ठीक है, तो बिलियन गलत हो जाता है, 7 मिलियन दिया कौन था, रॉबर्ट मे ने दिया था। तो इस पेज में आपको ये दो चीजें याद रखनी है। आ जाते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे अपन को क्या याद रखना है कि जो एनिमल डाइवर्सिफिकेशन है उसमें 70% जितने भी स्पीसीज रिकॉर्डेड टोटल, जैसे 7 मिलियन है, मैं ही गलती कर रहा था, 7 मिलियन है। तो उसमें क्या हुआ, कुछ डाइवर्सिटी जो है हम लोग अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं कि कितने टाइप के स्पीसीज है। तो जितने भी अपन ने डिस्कवर किए हैं उसमें से 70% जो है वो एनिमल्स हैं। ठीक है, जो 70% है वो एनिमल्स हैं, और बचे हुए 30% जो है बाकी की चीजें, जैसे कि अपने कौन कौन से हैं, प्लांट्स में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग एल्गा, फंगई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे हैं। ठीक है, और ये लोग कहीं ना कहीं मिलकर 22 to 30% के आसपास ये बनाते हैं। ओके, तो अब जो ये 70% एनिमल है उसमें से भी इस 70% का भी 70% जो है वो इंसेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज को अपने को याद रखना है कि इसमें से भी जो 70% है वो इंसेक्ट है, और बचे हुए 30% बाकी के एनिमल्स में आते हैं। तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि 10 एनिमल्स है तो 10 में से 7 जो होंगे वो इंसेक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है यहाँ से। ये स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखे रहना। ओके, ये तीन जो अपने डायग्राम्स दिए हुए हैं इनके आपको वो याद रखने हैं कि कितने कितने दिए। अगर ये डायरेक्ट डायग्राम फॉर्म में आ जाता है इसको लेबल करने के लिए, तो ये आपको डायग्राम्स याद रखने पड़ेंगे। तीन डायग्राम आप याद कर लीजिए। ठीक है, एक चीज जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी हुई है कि इसमें हम लोग को कोई फिगर्स, हम लोग प्रोकैरियोट्स के पॉपुलेशन डेंसिटी का कुछ भी यहाँ पे डेटा अपने को नहीं मिला कि प्रोकैरियोट्स में कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस मॉड्यूल। ये चीज एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, जो कि एमसीक्यू में या फिर
ट्रू और फॉल्स में ऐसा पूछा जा सकता है, या डायरेक्टली आपको एमसीक्यू बना सकता है कि किस चीज की डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करे हैं अभी तक के अपने कैलकुलेशन में, तो वो कौन सा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब आप समझते ही हैं ना, दोज हु हैव और not have true nucleus are the prokaryotes. Okay, now coming to the next page में आपको क्या याद रखना है, although India has a 2.4%, ये परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं। 2.4% टोटल जो है इंडिया लैंड का कवर करता है, लेकिन फिर भी 8.1% आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए इंडिया में मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ 2.4% इंडिया जो है लैंड कवर करता है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 8.1% की डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में शो होती है। तो ये दोनों परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं स्टेटमेंट वाइज या फिर एमसीक्यू दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करना है। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट दे रखा हुआ है कि जो ग्लोबल मेज का ग्लोबल एस्टिमेट था, कितना था वो, 7 मिलियन। इट्स 7 मिलियन। उसमें से सिर्फ 22% ही अभी तक हम लोग जो है स्पीसीज को डिस्कवर कर पाए हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखने का है। इसके अलावा यहाँ से कुछ याद नहीं रखेंगे। ये सारे जो नेचर, बायोलॉजिकल, लाइब्रेरी ये सब दिया हुआ है, सिर्फ फ्रेजेस है, इसमें कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। ओके, वैसे भी अभी हम लोग अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा उठा के चल रहे हैं, तो छोटे छोटे चीजों को तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। अब ये टाइम है कि आप जितने बार ये इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करें, राइट। तो अब चलते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे अपन को देखना है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, अलग अलग टाइप है। ठीक है, इस चीज को अपन पहले क्लियर करते हैं। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि अलग अलग पैटर्न जिसके हिसाब से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। तो पहला होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, दूसरा होता है अपना स्पीस एरिया रिलेशनशिप। ये दो चीजों में अपन पढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट में अपन को क्या समझ आता है कि जो जैसे अर्थ है अपना गोल सा, है ना, तो इसके जो एरियाज है दो इक्वेटर पे बटा हुआ है, ये पोल साइड है ना। तो इसी के इक्वेटर के आसपास में हमारा कौन सा रीजन आता है, इक्वेटर के आसपास में कौन सा रीजन आता है, ट्रॉपिक्स वाला जो रीजन आता है ना, जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन आता है, पोल के आसपास में अपने ऊपर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, टेम्परेट रीजन आ जाते हैं। तो अपन को याद रखना है कि जो ट्रॉपिक्स होता है वो हार्बर करता है मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और द पोलर एरिया। अब मैं क्या बताऊं, ये पीएससी वगैरह में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ के मैंने पेपर में देखा था, सीजीपीएससी के एग्जाम में ये आया हुआ है स्टेटमेंट, राइट। इनफैक्ट 2025 के ही पेपर में आया हुआ है। अभी के ही पेपर मैंने देखा था रिसेंट का, तो उसमें पूछा हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रॉपिक्स जो है वो कंपेयर टू द टेम्परेट ज्यादा डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग टाइप की स्पीसीज आपको ट्रॉपिक्स में देखने के मिल जाएगी इन कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। ओके, उसके बाद अपने को यहाँ पे याद रखना है कि ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजोन का फॉरेस्ट तो हम सब जानते हैं, है ना, बहुत पहले से सुने। वो सबसे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ में। उस जंगल में बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो आज तक हम लोग पूरे डिस्कवर भी नहीं कर पाए, बट देर इज अ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन द अर्थ। ओके, कहाँ पे ये, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो ये चीज अपने को याद रखना है एक चीज। बाकी ये नंबर्स हैं कि इतने फिशेस हैं, एम्फिबियंस, इतने अगर याद कर सकते हो तो कर लो, मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। एट द एंड आपको ये सब याद हो जाते हैं, इट्स गुड। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन ये हो क्यों रहा है, मतलब टेम्परेट रीजन के कंपेयर में ट्रॉपिकल्स में क्यों ज्यादा है बायोडाइवर्सिटी। इस चीज का रीजन अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें कॉमन है, स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। जितना ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहेगा कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी जियोग्राफिकल एरिया, तो वहां पे क्या होगा, स्टेबल होने की वजह से ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले ले कि एक जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे बहुत बार अर्थक्वेक आ रहा है, बहुत बार नेचुरल कैलेमिटीज आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन कोई एरिया है जहाँ पे कोई भी ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस या डिजास्टर नहीं आ रहे, लंबे टाइम तक वो प्रोडक्टफुल रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज हमारी हार्बर होंगी। तो इसको अपन बोलते हैं कि स्पेसिएशन जो है जनरली अ टाइम ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी। Okay, so unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical altitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, has had a long time of speciation, right? ये चीज अपने को समझ आ गई। दूसरा क्या रीजन है अपने को यहाँ से कि ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस लेस सीजनल होते हैं। मतलब अलग अलग सीजन यहाँ पे, मतलब फ्रीक्वेंट सीजन्स नहीं आते कि आप प्रेडिक्टेबल है। ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं कि इसके बाद सर्दी है, इसके बाद गर्मी है, इसके बाद बरसात है। लेकिन टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है कि आप
करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या आने वाला है, कभी बर्फ पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो एकदम सर्टेन है, फ्रीक्वेंट है ना। तो जो स्टेबल सीजनल वेरिएशन है वो आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में दिखता है, इसलिए यहाँ पे नीचे स्पेशलाइजेशन, मेरे टर्म्स को मार्क करिएगा, सीजनल वेरिएशन फ्रीक्वेंट नहीं है, स्टेबल है, इस वजह से यहाँ पे नीचे स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है ट्रॉपिक रीजन में। तो ये भी एक रीजन है, नीचे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ओके, ये रिवीजन क्लास है तो उतना डीप में अपन नहीं जाएंगे। ओके, और दूसरी बात यह है कि ये इससे अपन को क्या होता है कि ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा चीज अपने को क्या है कि देर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। आप टेम्परेट रीजन, पता है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा धूप वहां पे निकलती है नहीं, जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाओ, पोल्स की तरफ, कश्मीर जाओ, या तो यहाँ पे ज्यादा धूप गर्मी रहती नहीं है, तो सोलर एनर्जी यहाँ पे उतना अवेलेबल नहीं है कंपेयर टू द ट्रॉपिक लेवल। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टेम्परेट में है ही नहीं है, बट कंपेयर टू ट्रॉपिक वो कम है, इसलिए यहाँ पे सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी हर इकोसिस्टम का, मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया कौन है, सोलर यानी कि सन है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उसको याद कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ हायर प्रोडक्टिविटी इस वजह से दिखती है। दूसरी चीज जो अपन को ध्यान रख के चलना है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में अपन को क्या रखना है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बल्ट ने हम लोग को इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का, राइट। उसके बाद क्या है, इन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे अपन एक्सपेरिमेंट एरिया को बढ़ाते हैं ना, एरिया को बढ़ाते हैं, तो कुछ टाइम तक जो स्पीसीज है वहां पे डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज होते जाता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि आप एरिया कितना भी बढ़ा लें, है ना, ये एरिया यहाँ तक का स्पीसीज बढ़ते जा रहा था, अब आप एरिया कितना भी बढ़ा लें, डजेंट मैटर, आप एरिया कितना भी बढ़ा लें, स्पीसीज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो वो ऐसा इन्होंने बताया था। तो इस टाइप का जो हम लोग को ग्राफ मिलता है इनके बीच में, तो एक ग्राफ का अपन को शेप याद रखना है। शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे एमसीक्यू में। ओके, क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इस वाले पैराग्राफ से ये याद रखना है। एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, साइंटिस्ट ने क्या दिया था वो याद रखना है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, राइट। और ये वाला जो है कि आपको इक्वेशन दे रखी है, लॉग वाला, लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये चीज को याद रखना है। एस क्या है, जेड क्या है, सी क्या है, ये क्या है, याद रखना है अपने को, ठीक है। एस से होता है स्पीसीज रिचनेस, जेड से है स्लोप ऑफ द लाइन, वाई इंटरसेप्ट है, ये तो नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें हैं, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, बाकी रखने का है, इसको कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछी जाती है कि जेड की जो वैल्यू होती है वो 0.1 से लेकर 0.2 तक नॉर्मली रहती है। मार्क माई वर्ड्स, ये नॉर्मली z की वैल्यू 0.1 से 0.2 तक रहती है, बट अगर आप लार्ज डिस्टेंस में अगर दो चीजों को कंपेयर करेंगे, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल चीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो z की वैल्यू जो है वो बढ़ने लग जाती है, जो कि 0.6 से लेकर 1.2 के रेंज में रहती है। पहले कितनी थी, 0.1 से 0.2 तक थी। इंटर कॉन्टिनेंटल या ऐसे लार्ज डिस्टेंस में अपन कंपेयर करें तो 0.6 से पॉइंट, सॉरी, 1.2 के आसपास तक रहती है। तो ये दो चीज अपने को यहाँ से याद रखनी है बस। और ये वाला ग्राफ आप याद रख लीजिए, बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला एक ग्राफ है नॉर्मल, जिसको अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं, और जो लॉग का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो इस चीज को अपने को याद रखना है। लॉग का ग्राफ पूछ दिया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में तो अपन बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है, और नॉर्मली अगर पूछेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो यहाँ से आपको और कुछ याद नहीं रखना है। ये चीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है कि जितने ज्यादा स्पीसीज होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा वो इकोसिस्टम। ये चीज अपने को याद रखना है, बस यहाँ वाले पेज में इतना ही है। अब क्या होता है कि इस चीज को प्रूव करने के लिए कि जितना ज्यादा स्पीसीज है उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है, डेविड टिलमैन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया था। आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट कौन किया था, एमसीक्यू पूछेगा तो डेविड टिलमैन आना चाहिए आंसर। यहाँ से एक ही यही पॉइंट है, उन्होंने क्या क्या फाउंड किया था कि वही बातें हैं, जहाँ पे ज्यादा स्पीसीज मिल रही है वो जगह स्टेबल है, वहां पे प्रोडक्टिविटी अच्छी है, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, पूछी नहीं जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन डेविड टिलमैन ने प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो पॉल एरलिक ने दी थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, कौन देता है, पॉल एरलिक ने दिया था रिवर पॉपेट, रिवर पॉपर
सॉरी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, राइट। इसमें इन्होंने क्या बताया था, वही इकोसिस्टम को, जब एरोप्लेन लिया था उसके जो छोटे छोटे स्पीसीज है उसको रिवेट लिया था, और जो सबसे मेन की स्टोन स्पीसीज उसको मेन वाला इंजन का या फिर विंग्स का रिवेट ले लिया। रिवेट मतलब क्या होता है, स्क्रू होता है, ठीक है। एक एक करके स्क्रू हटाते चले जाएंगे, तो अब मान के चलो आप सीट का स्क्रू हटा रहे हो, दैट डजेंट मैटर, वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा। लेकिन अब विंग्स का, जैसे कि कीस्टोन स्पीसीज को विंग्स के रिवेट से कंपेयर किया, विंग्स का रिवेट रिवेट हटा दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो प्लेन है यानी कि इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा और क्रैश हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉल एलिक ने रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस से कंपेयर किया था इकोसिस्टम को, कि स्पीसीज अगर धीरे धीरे कम होते जाते हैं यानी कि स्क्रू अगर कम होते जाते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे इकोसिस्टम यानी कि एरोप्लेन को फर्क पड़ता है। वो एक एग्जाम्पल से बताया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बट वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल बिकॉज दिस इज अ रिविजन लेक्चर, राइट। नाउ कमिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स है जो आपको रट्टा मार रहे हैं, जैसे कि डोडोमेराइटस है, क्वागा अफ्रीका में हुआ है, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सी का बहुत बार पूछा हुआ है, ये याद रखना है, रशिया वाला। हालांकि ये तीनों चारों जो चीज लिखे हुए हैं ना, ये बाली, कैस्पियन, जवान, ये तीन सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, ये सारे जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एक्सटिंक्ट हुए थे। तो ये आपको फेस ऑफ एक्सटेंशन कौन कौन से गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप मार्क कर लीजिए और इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। और इस एज सच आप, मैं बता रहा हूँ कि अपने एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स में यहाँ पे आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, बस उसको अच्छे से टिक करते चले जाओ। एग्जाम से 2-3 दिन पहले से आप एनसीईआरटी जब रिवाइज करोगे तो इन पॉइंट्स को जरूर देख के जाना है। एक्स्ट्रा तो आप जो पढ़े हो, साल भर पढ़े हो, ऑब्वियस सी बात है कि 25 मिनट की वीडियो आपको ये सब कवर करके नहीं देती, लेकिन जो मैक्सिमम आउटपुट है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस वीडियो से दे दूँ, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग जो हम लोग को याद रखनी है वो क्या है कि एक्सटेंशन के सबके परसेंटेजेस दे रखे हैं कि कितने कितने परसेंट जो है वो एक्सटेंशन पे लगे हुए, दाव पे लगे हुए हैं इन स्पीशीज के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अपन 12% है किसके, बर्ड्स के, 23% है मैमल के। ये चीज इंपॉर्टेंट है, 32% एम्फीबियन यानी कि एम्फीबियन सबसे ज्यादा है। अगर मैं इसको ऑर्डर पे जमाने बोल दूं तो सबसे पहले क्या आएगा, एम्फीबियन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, मैमल्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर बर्ड्स आ जाएगा। यानी कि एम्फीबियन सबसे ज्यादा मोस्ट मोस्ट एंडेंजर्ड टू एक्सटेंशन। ये अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर एक्सटेंशन, तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, एम्फीबियन, जिम्नोस्पर्म, मैमल्स और बर्ड्स। इसके कोई एग्जांपल भी दे सकता है, बर्ड की जगह कुछ और भी रख सकता है, नाम है ना बर्ड्स का। तो वो आपको पहचानने आना चाहिए कि एम्फीबियन सबसे ज्यादा एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं। और डायरेक्ट अगर ऐसे जमाने के लिए दे दिया ऑर्डर में, तो इस ऑर्डर को आप याद करिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है कि 5 एपिसोड जो है हमारे मास एक्सटेंशन के कंप्लीट हो चुके हैं, 6th एक्सटेंशन जो है वो चल रहा है, प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस है, ठीक है। और ये 100 से 1000 गुना तेजी से चल रहा है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहाँ से आप याद रखिएगा कि 5th एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुका है, 6th वाला रनिंग में है, ये 100 से 1000 गुना ज्यादा स्पीड में चल रहा है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों क्यों हो रहा है, डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन कम हो रहा है, लो रेजिस्टेंस टू द इन्वायरमेंट, जो भी डिजास्टर वगैरह आ रहे हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो कम है, और इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिसीसाइडर। कुल मिला के ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद करने होंगे कि क्यों क्यों हो रहा है। ये चार चीज आप टिक मार्क कर लीजिए कि आपको रटना है ये वाला, ठीक है। कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में सबसे पहला अपन कॉज देखते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉस क्यों हो रहा है उस चीज को देख रहे हैं। सबसे पहला कॉज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट में पूछा गया आपको नीट में कि किसकी वजह से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन कौन सा है, लॉस ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन, तो इसके ऑप्शन क्या चले जाएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में पूछा गया। मोर देन 40% ऑफ द अर्थ को पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करता था, लेकिन सिर्फ अब 6% कवर करता है। तो ये भी याद रखना है कि पहले 14% था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब 6% है। अमेजोन को रेन फॉरेस्ट को अपन क्या बोल देते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। लेकिन अब क्या है कि इसको कट एंड कल्चर किया जा रहा है, किसके वजह से, एक तो सोयाबीन की वजह से, या तो कन्वर्ट किया जा रहा है इसको ग्रासलैंड पे, जो अपने कैटल्स हैं उनको खाना खिलाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो चीजों की वजह से, पहली बात अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग ऑफ
अर्थ या लंग ऑफ प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज है कि अब यहाँ से हम लोग की कटौती हो रही है, क्यों हो रही है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है कि यहाँ पे सोयाबीन वगैरह का कल्टीवेशन करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसको ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ताकि जो इनके जो भेड़ बकरियां हैं वो सब चर सकें, ठीक है, कैटल वगैरह, ठीक है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, और पहला ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में इतना ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है कि जो यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अब उसको बेचना चालू कर दो, उस वजह से और उसको मारना चालू कर दो, है ना। तो वैसे ही क्या है, दो एग्जांपल आते हैं, स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन। इनको जो है धड़ल्ले से मरवाया गया था, या फिर इनका जो बिजनेस टाइप से अगर अपन क्रिएट कर दें, बोल सकते हैं ना कि नीड को ग्रीड में जब बदल जाता है इंसान, तब इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो दो एग्जांपल याद रखना है, स्टीलर सी का और पैसेंजर पी, किसके एग्जांपल है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के। इस एलियन स्पीसीज इन्वेशन मतलब में सबसे इंपॉर्टेंट अपने को एग्जांपल याद रखना है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन मतलब ये होता है कि कहीं बाहर के स्पीसीज को लाके आप कहीं अपने इंडिजियस जगह पे रख दिया, और उसके वजह से आपके इंडिजियस स्पीसीज खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि नाइल पर्च है, नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में रहता था, है ना, उसमें वो किया गया, तो एक्सटेंशन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ चिटलेट फिश इन द लेक। अब इसको क्या किया, नाइल पर्च को लाके लेक विक्टोरिया में डाला गया। ये एलियन स्पीशीज था, लेक विक्टोरिया का ये होता नहीं था। तो लेक विक्टोरिया में जब डाले तो ओवर 200 से भी ज्यादा स्पीशीज चिटलेट चिटलेट फिश जो कि लेक विक्टोरिया में रहती थी वो खत्म हो गई। तो ये वाला एग्जाम्पल अपन को याद रखना है कि किसके अंदर है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। नाइल पर्च को याद रखना है, 200 से ज्यादा स्पीसीज चिचलिट फिश की यहाँ से गई थी, लेक का नाम था लेक विक्टोरिया, इसका याद रखना है। वैसे ही ये एग्जाम्पल अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स 11th क्लास में भी देखे हुए हैं, पार्थेनियम, लंटाना, वाटर हाइसिन, बंगाल टाइगर, सॉरी बंगाल टेरर जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइगर बोल रहा हूँ मैं भी। तो वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 11th क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे जाके, और पीछे जाके, पहले तो अपन 12th कवर कर रहे हैं। ओके, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, जिसका नाम था क्लेरियस ग्रेपिनियस, ठीक है। इसको जब हम लोग ने अपने इंडिया में एक्वाकल्चर के लिए डाला, तो देखा गया कि इंडिजियस कैटफिश जो थी हमारे रिवर में कम होने लग गई। ये खा लिया होगा उसको, या जो भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाहर से एलियन स्पीशीज को लाके अपन डाले, जैसे कि अफ्रीकन कैटफिश को इंडिया के में लाके डाले, तो इंडिया का कैटफिश क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें अपने को दिखता है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक बंधु था, दूसरा बंधु था, ये इसके लिए डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये मर गया तो ये भी मर जाएगा, अगर हम लोग इसका यूज करके इसको मारते हैं तो ये भी मर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। इसके एग्जाम्पल्स अपने को याद कर लेना, ऑब्वियस सी बात है, वही सब एग्जाम्पल्स हमारे पॉलिनेटर और प्लांट अगर पॉलिनेट ही नहीं कर पा रहा है और उसका फिक्स था कि इसी से पॉलिनेशन करवाएगा, अगर वो इंसेक्ट को ही अपन मार दे तो प्लांट भी कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स इसके आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं बायोडायवर्सिटी के लॉज देख लिए, कॉजेस ऑफ लॉस देख लिए, ठीक है। और उसके बाद अपन देखते हैं कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। उसके लिए तीन चीज पढ़ते हैं, एक नैरो यूटिलेरियन सोच है हमारी, एक ब्रॉडली यूटिलेरियन सोच है, और तीसरी होती है एथिकल। नैरोली मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने बेनिफिट के लिए सोचे, है ना, कि मोर देन 25% ऑफ द ड्रग जो है, 25% से भी ज्यादा जो ड्रग्स हमारी दवाइयां बन रही है वो मेडिसिनल प्लांट से बन रही है। तो इसलिए अपन को नेचर को बचाना चाहिए। एक छोटी सोच हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं नैरोली यूटिलेरियन, ठीक है। उसके ब्रॉडली यूटिलियरियन अपने को क्या सिखाता है कि अपने को इकोसिस्टम में जरूरी है, सब बैलेंस मेंटेन करने के लिए इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट है, अब अगर वो ही खत्म होता चला जाएगा तो उसमें हमारा 20%, ये एमसीक्यू में आ चुका है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में हर चीज इंपॉर्टेंट है, जो जो अपन पढ़े अभी तक, उसका कल्टीवेशन की वजह से गिर रहा है, लंग ऑफ प्लेनेट बोला जाता है, सबसे ज्यादा स्पीशीज हार्बर करता है, और 20% एयर जो है पूरे प्लेनेट का, अर्थ का, हमारे एटमोस्फेयर का, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट आता है। तो ये ब्रॉडली यूटिलेरियन है कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो सारा ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको मोटी सोच या फिर बड़ी सोच बोलते हैं। तीसरा आता है एथिकल चीज, जो बातें होती है कि हम लोग कुछ धर्म गुरु बात करते हैं ना कि यहाँ पे पेड़ अगर कोई जन्म ले रहा है, कोई एनिमल जन्म ले रहा है, तो उसका भी उतना ही हक है इस धरती पे जितना हमारा है। तो वो ये ऐसे इथिकल बातें हो गई, ठीक है। हाउ डू वी कंजर्व, कैसे हम कंजर्व करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, एक इन सिटू कंजर्वेशन है, यानी कि जहाँ पे वहीं पे कंजर्व कर दो, और एक होता है एक्स सिटू, यहाँ से अपनी जगह पे कहीं ले जाके इसको कंजर्व करो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को ये डेफिनेशन से याद रखनी कि जहाँ पे वहीं कंजर्व करना, और उस पे क्या हो जाता है एक्स सिटू में अलग जगह पे कैसे ले जाके कंजर्व करना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्पल से याद है, याद करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से पूछता है आपको इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल और एक्स सिटू कंजर्वेशन के। तो अपने को याद रखना इन सिटू में सबसे इंपॉर्टेंट आता है बायोलॉजिकल,
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, ये वो एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब क्या होता है कि कुछ स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही सबसे ज्यादा मिलते हैं और बाकी जगह में नहीं मिलते, तो उस स्पीसीज को बचाने के लिए, उस एरिया को सेव करने को ही हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाएगा तो टोटल पहले 25 हॉटस्पॉट थे, लेकिन अब 34 हॉटस्पॉट हो गए हैं। नाम याद रखना है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ये नाम पूछे जाते हैं हॉटस्पॉट के नाम पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हॉटस्पॉट जो है सिर्फ 2% अर्थ का लैंड कवर करता है, सिर्फ 2%। लेकिन अगर इस प्रोटेक्शन यहाँ पे दे दी जाए तो 30% तक का एक्सटेंशन रोक सकता है। यानी कि पहला वाला अपन क्या चीज पढ़े थे वो याद रख लेना, अर्थ जो अर्थ में टोटल वर्ल्ड में लैंड कवर करता है जो अपना इंडिया, वो कितना था, 2.4% था, और वो कितना अपन को डाइवर्सिटी दे रहा था, 8.1%। दूसरा परसेंट जो अपने को यहाँ पे याद रखना था वो एम्फीबियन और मैमल बर्ड ये सब का जो कौन एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है। तीसरा अपने को ये वाला याद रखना है कि 2% हॉटस्पॉट है टोटल एरिया, लेकिन अगर इसको प्रोटेक्ट किया जाए तो 30% तक लगभग हम लोग को एक्सटिंक्शन से गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इंडिया में कुछ कुछ है जैसे कि बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स लीगली, बायोस्फीयर्स हो गए, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गए। तो बायोस्फीयर 14 है, 14 बायोस्फीयर्स है, 90 नेशनल पार्क है, एन से 990 याद रख लेना, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तीनों एग्जाम्पल है किसके, इन सीटू कंजर्वेशन के। एक तो हॉटस्पॉट हो गया, दूसरा बायोस्फीयर हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सफारी आ गया तो एक्सी टू हो जाता है, याद रखना इस चीज को। तो सेक्रेट ग्रुप्स है कहाँ कहाँ पे, इसको याद रख लेना, ये वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है एक्सी टू कंजर्वेशन। एक्सी टू कंजर्वेशन में क्या क्या देखना है अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जूलॉजिकल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क अगर बोलेगा तो एक्सी टू है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेगा तो इंस्टीट्यूट है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, ये एग्जांपल बस याद रखना है, और सीड बैंक्स हो गए, ये तीन चार एग्जांपल्स बस अपने को एक्सी2 में याद रखना है और कुछ नहीं। अब ये आपका सबमिट्स है कि अर्थ सबमिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसका डेट याद रखना, 1992 पे हुआ था। फिर वर्ल्ड सबमिट कहाँ हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हुआ था, 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। बस यहाँ से इतनी चीजें याद रखनी है, टोटल आपको इस चैप्टर का दी एंड है। और इतना चीज अगर आप याद करके चले जाते हैं, मोर देन 95% क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में सही हो जाएंगे। I hope this video was helpful. If you like the video, please subscribe to the channel and get share.